हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं पीके पवन। बच्चों, आज के वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक थॉट सुनाना चाहता हूँ। कामयाबी का तो जुनून होनी चाहिए। कामयाबी का तो जुनून होनी चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। बच्चों, अगर आपने आज तक ट्वेल्थ फिजिक्स नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम। आज मैं आपको ट्वेल्थ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर तुम अक्टूबर से भी धुआंधार लगातार पढ़ोगे तो तुमको 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक्स को तुमको लगातार रेगुलर बेसिस पे मेहनत करना है। 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने इन टॉपिक्स को क्लियर कर लिया तो अक्टूबर से पढ़ के भी तुम 100% मार्क्स ला सकते हो, है कि नहीं। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी ऐसा कर सकते हो, है ना। देख लो, ध्यान दो। बच्चों देखो, करना क्या है ना कि देखो, तुमने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम लोग करते क्या है ना, हम लोग के पास दिक्कत क्या आता है ना कि जैसे मान लो कि टॉपिक्स हम शुरू किए, फिजिक्स पढ़ना शुरू किए, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा फिजिक्स को 2 दिन में ख़त्म कर लिए। भाई ऐसा नहीं करना है। आपको प्रतिदिन 2 टॉपिक 3 टॉपिक, जितना मतलब आपको याद हो सके, जितना आप समझ सके, उसी को क्लियर करना है ना। तो जो भी टॉपिक मैं आज बताने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक्स है, और इसी से बोर्ड में आते हैं, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है ना। जो मैं बताने जा रहा हूँ भाई, अगर उसको तुमने क्लियर कर लिया तो बोर्ड में 100% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। देख लो, ध्यान दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्टूबर से पढ़कर ट्वेल्थ फिजिक्स 2024 का संपूर्ण तैयारी। भाई देखो, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है, देख लो। भाई सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमारा पैटर्न क्या होता है, सीबीएसई का क्या पैटर्न है, बिहार बोर्ड का क्या पैटर्न है, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं बात सीबीएसई का करूँ तो सीबीएसई में देखो 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो आता है डेरिवेशन वाला। तो बच्चों, डेरिवेशन वाला ना, डेरिवेशन वाला देख लो, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना, घुमा कर पूछता है, सीधा सीधे नहीं पूछता। देख लो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा घुमा कर पूछा जाता है। जो 16 मार्क्स के डेरिवेशन होते हैं ना, ये हमेशा घुमा घुमा कर पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए तुमको टॉपिक्स को लगातार पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि नहीं। और तब कहीं ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब देख लो, अब देखो, जिससे बात अगर कंसेप्ट थ्योरी का किया जाए तो बच्चों, कंसेप्ट थ्योरी में 26 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 26 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कंसेप्ट थ्योरी से रहेंगे, है ना। और अगर बात न्यूमेरिकल का किया जाए तो 28 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं भाई, न्यूमेरिकल से। और ये लगभग पूरे थ्योरी का 40% होता है। अगर आपको पूरा थ्योरी का डीप आइडिया पता है, अगर पूरे थ्योरी का कंसेप्ट पता है, ठीक है, अगर पूरा थ्योरी का फार्मूला आपको मालूम है, तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन। और ये 40% होते हैं, पूरे सिलेबस का 40% केवल आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये सीबीएसई पैटर्न का बात हो रहा है ना। अगर बात बिहार बोर्ड के लिए किया जाए, बीएससीबी पैटर्न का बात किया जाए, तो बच्चों बीएससीबी पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं, है ना। और 20 क्वेश्चन में हमको आंसर देना रहता है 10 क्वेश्चन का। देख लो, ये 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और एवरी क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए लॉन्ग क्वेश्चन का बाबू, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और 6 मार्क्स में हमको आंसर देना है 3 क्वेश्चन का। सुन लो, 6 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, आंसर देना है 3 क्वेश्चन का। और यहाँ पर एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब देख लो, अगर ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए बाबू, तो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न 70 क्वेश्चन का है। और 70 क्वेश्चन में हमको 35 बनाना है, ठीक है। देख लो, 35 का हमको बनाना रहता है। और यहाँ पर एवरी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के होते हैं। देख लो, यहाँ पर एवरी क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। देख लो, यहाँ पे हमको 35 क्वेश्चन बनाना है, इसमें 1 मार्क्स एवरी क्वेश्चन होते हैं। देखो, अगर 70 क्वेश्चन का बात किया जाए ना, तो हो सकता है मे बी इसमें पैटर्न में चेंज भी किया जा सकता है। मान लो, देखो, इसके पहले 42 क्वेश्चन पूछता था, 42 में हमको 35 बनाना था, है कि नहीं। और इसके बाद इसके पहले 70 पूछने लगा था। इस बार भी ऐसा उम्मीद है, जैसा कि बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन बनाना है इस बार, है ना। अगर ऐसा नहीं रहा तो 42 क्वेश्चन में आपको 35 बनाना रहेगा। कुछ भी रहे, मतलब हमको 35 बनाना है, ठीक है। तो बाबू, यहाँ से हम लोग का ये पैटर्न है एग्जाम का, ठीक है। देखो, ये सब क्वेश्चन तभी बनते हैं जब हमारा टॉपिक्स क्लियर होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, अगर बात किया जाए पहला चैप्टर का,
ठीक है। अगर बात किया जाए पहला चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर का नाम सुना होगा तुमने, है ना। इसमें हम लोग को चार्ज पढ़ना था, फील्ड पढ़ना था, गॉस लॉ पढ़ना था, ठीक है। देखो पहला टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद है कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल और गॉसेज लॉ। ये जो आपके 4-5 टॉपिक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बार बार इन टॉपिक्स को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। देख लो सबका हिंदी भी लिखा हुआ, आवेश का क्वांटीकरण, कूलम का नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, अब विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, गॉस का नियम। देखो इसमें ना 2-3 थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख लो जैसे कूलम के नियम का अगर बात किया जाए तो वो कूलम के नियम में एक थ्योरी नहीं है, कूलम्स के नियम क्या होते हैं, कूलम्स के नियम्स के लिमिटेशंस क्या होते हैं, कूलम्स के नियम्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, सबको तुमको क्लियर करना है, ठीक है। अगर मैं बहुल आवेशों के बीच बल का बात करूं, है ना, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का बात करूं, तो भाई अगर बहुत सारे चार्जेज रहते हैं, मेनी चार्जेज रहते हैं, तो वो कैसे कैसे फोर्स लगता है, सारे चार्ज मिलकर एक चार्ज पे कैसे फोर्स लगाते हैं ना। तो ये सब थ्योरी इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात किया जाए तो यहाँ पे 3 तरह के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला तो है भाई कि एक्सिस पर क्या होता है, अक्षीय रेखा पर अगर रहेगा तब क्या कैसे निकालेंगे फील्ड, है ना, निरक्षीय रेखा पर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और एनी पोजीशन पर कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। गॉस लॉ में बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। गॉस लॉ में तुमको क्या करना है भाई, गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे 3 या 4 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो सारे एप्लीकेशंस को क्लियर करना है। एक लॉन्ग स्ट्रेट रोड के लिए, है ना, और बाकी जो है आपके इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए, ये सब जितने भी थ्योरीज है ना उसको एकदम क्लियर करना है भाई। इसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार पढ़ना है। अभी से लेकर दिसंबर तक सारे थ्योरी को ना 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, 3 से 4 बार रिविजन करना है, तो 100% मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर बात दूसरे चैप्टर का किया जाए बाबू, तो दूसरा चैप्टर देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, बिंदु आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज, आवेशों के निकायकरण स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। संविभव पृष्ठ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविभव पृष्ठ से लगातार क्वेश्चन आते हैं, इसके गुण पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। अगर बात किया जाए डायपोल के कारण पोटेंशियल का, तो यहाँ भी डायपोल के कारण 3 तरह से पोटेंशियल निकाला जाता है, एक्सिस पर निकाला जाता है, इक्वेटोरियल लाइन पर निकाला जाता है, ठीक है, एनी पोजिशन पर निकाला जाता है। और देखो यहाँ पे एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर क्या होता है, ठीक है, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर पोलराइजेशन का भी बात होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर एक और टॉपिक है, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, धारिता एवं संधारित्र, है ना। देखो ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत के बाद ये पढ़ना है धारिता तथा संधारित्र, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना, आपको 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3-4 बार इसको प्रैक्टिस करना है अभी से लेकर, है ना। एक टॉपिक 2-2 टॉपिक को पढ़ना है, 2-2 टॉपिक पढ़िए, 2-2 टॉपिक पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़िए, 1 टॉपिक 2 टॉपिक क्लियर कीजिए, जितना आपको डाइजेस्ट करने का क्षमता है उतना ही पढ़िए आप, ठीक है ना। देख लो ध्यान दो, अगर मैं तीसरे चैप्टर का बात करूँ बाबू, तो तीसरा चैप्टर में देख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पे ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, VD = I/NA, है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रेजिस्टिविटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के बारे में बात किया गया था, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके ग्राफ भी बनाए गए थे, चालक के लिए, अचालक के लिए, अर्धचालक के लिए, है ना, कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, रेजिस्टेंस को कैसे कॉम्बिनेट किया जाता है, कैसे जोड़ते हैं। आपको पता हो कि रेजिस्टेंस को 2 तरह से कॉम्बिनेट करते हैं, सीरीज और पैरेलल में, है कि नहीं। अब देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल को कॉम्बिनेट कैसे करते हैं, सेल का संयोजन कैसे होता है ना। आपको पता है कि सेल को 3 तरह से संयोजन किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, है ना, मिक्स कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरीज होते हैं, इसको आपको बार बार रिकॉल करना है। सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ का नियम, भाई किरचॉफ के नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम लोग इसमें हम लोग पढ़ते हैं जंक्शन रूल, ठीक है, और फिर पढ़ते हैं हम लोग क्या, लूप रूल, ये दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंप्लीट करना है। और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरी में आते हैं, ठीक है। अब देख लो हम लोग अगर बात करें 4 चैप्टर का, देख लो बाबू 4 चैप्टर में क्या है, देख लो यहाँ पर बायो सवर्ट्स लॉ है, देख लो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है बायो सवर्ट्स लॉ। देखो बायो सवर्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने अपना एक रूल दिया था, अपना एक लॉ दिया था, ठीक है। और ये जो लॉ है ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशन देता है ना। देखो इसके पहले इसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई
कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और भाई अगर उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, हमको परिमाण निकालना है, उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है, तो बायो-सवर्ट्स लॉ यानी बायो-सवर्त के नियम के द्वारा निकाला जा सकता है भाई। और बायो-सवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन भी है उसके। देखो अगर कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके एप्लीकेशन पर भी फोकस करना है। उसके एप्लीकेशन में हम लोग को बार बार उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रैक्टिस करना है बार बार, है कि नहीं। अगर मैं बात करूं भाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, देख लो एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसी क्लोज सर्किट में, है ना, बी डॉट डी एल बराबर होता है मी नॉट आई, है ना। और इसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, सोलिनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार तक पढ़ना है, ठीक है। 4 से 5 बार अगर पढ़ोगे लगातार अभी से लेकर जनवरी तक, तो एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, है ना। देख लो भाई मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, देख लो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश। भाई अगर कोई आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में मूव करवाते हैं, ठीक है, तो किस किस कंडीशन में कैसे कैसे मूव करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको आपको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। और देख लो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर मूविंग को, देखो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही मत, है ना। ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बहुत बार सवाल आया है, बहुत बार पूछता है। यहाँ पे सेंसिटिविटी भी पढ़ना है, ठीक है, और भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे आते हैं। अब देख लो फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट, समांतर धाराओं के बीच कैसे बल लगता है, ठीक है, समांतर धारा के बीच कैसे बल लगेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और टॉर्क कैसे निकालते हैं, अगर कोई लूप है भाई, कोई करंट कैरिंग लूप है, तो कैसे कैसे टॉर्क निकाला जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख लो अब आते हैं 5वां चैप्टर में बाबू। तो 5वां में देख लो, 5वां चैप्टर में हम लोग 3 क्वेश्चन को रखा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देख लो तीनों में से सबसे पहला का नाम है एंगल ऑफ डीप, नमन कोण क्या होता है, नति कोण क्या होता है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देख लो डिक्लिकेशन का बात किया जाता है, डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन मतलब क्या, दिक्पात होता है, ठीक है। अब तो दिक्पात क्या होता है, ये सारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक तुमको बताया जा रहा है, अगर तुम एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुमको कभी भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। 100% कोई नहीं रोक सकता आपको लाने से, है कि नहीं। अब देख लो भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी, जब डाई, पारा एंड फेरो का बात किए थे, प्रति चुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, लौह चुंबकीय क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी बातें किया गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। अगर मैं 6 चैप्टर का बात करूँ भाई, तो 6 चैप्टर में देखो फैराडे लॉ ऑफ EMI, है ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैराडे ने अपना 2 लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर, है कि नहीं। वो 2 लॉ के बारे में हमको पढ़ना है, जानना है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी बताया गया था, सुन लो। और यहाँ पर लेंज लॉ का बात करेंगे। देखो लेंज का नियम, है ना, आपको पता है कि लेंज जो है ना फैराडे के सेकेंड लॉ को भी कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्शन पता चलता है ये आपका EMF का डायरेक्शन निकालना रहेगा, अगर हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना रहेगा तो लेंज लॉ का यूज करते हैं। लेंज लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। अगर देखो यहाँ पे एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सुन लो। ये म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन जो है अनियन एवं स्व प्रेरण, है कि नहीं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके 6 चैप्टर से बार बार आते हैं, इसको रिकॉल करना है, इसके डायमेंशनल फार्मूला को भी याद करना है, इसके यूनिट को भी याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो एनर्जी कैसे निकालते हैं, इंडक्टर में कैसे एनर्जी स्टोर्ड होता है, प्रेरक में कैसे संचित ऊर्जा निकालते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करना है। अब देख लो AC जनरेटर, बाबू AC जनरेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। AC जनरेटर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AC जनरेटर क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है ना, इसके वर्किंग कैसे कैसे करता है, ये सारी बातें यहाँ से हम लोग निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ AC का, देख लो चैप्टर 7 का बात कर रहा हूँ। चैप्टर 7 में क्या है बाबू, देख लो चैप्टर 7 में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर चैप्टर 7 का बात किया जाएगा ना, तो यहाँ पर देख लो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC, है ना, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, है ना। देखो यहाँ पे औसत मान 2 तरीका से निकाला जाता है, एक होता है अर्ध चक्र के लिए, एक होता है पूर्ण चक्र के लिए, है ना, एक होता है हाफ साइकिल के लिए, एक होता है फुल साइकिल के लिए। तो दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए हमको प्रूव करना है, दोनों थ्योरी को बार बार हमको पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं RMS वैल्यू ऑफ AC का, है ना, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये भी बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। देख लो ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं बार बार, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं भाई यहाँ से, और थ्योरी का तो कहना ही नहीं है ना, थ्योरी तो इतना जबरदस्त है कि तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। RMS वैल्यू, अगर तुमने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा और RMS नहीं पढ़ा तो पढ़ना बेकार हो गया, है ना, प्रत्यावर्ती धारा का कोई मतलब ही नहीं रह गया, समझ लो। अब देख लो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो भाई सर्किट डायग्राम, देखो सर्किट डायग्राम यहाँ पढ़ाया गया था,
सर्किट डायग्राम में आपको पढ़ाया गया था एलआर सर्किट के बारे में, आरसी सर्किट के बारे में, एलसीआर सर्किट के बारे में, ठीक है। तो वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम बताए थे रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। रिएक्टेंस क्या होता है, एलआर सर्किट के लिए रिएक्टेंस क्या है, एलसी सर्किट के लिए क्या होता है, आरसी के लिए क्या होता है, एलसीआर के लिए क्या होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, इसको आपको बार बार रिपीट करना है बाबू। और ये देखो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का तो कहना ही मत, ट्रांसफॉर्मर तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि मत पूछो। ट्रांसफॉर्मर बोथ मीडियम्स यानी बोथ बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, बिहार बोर्ड का बच्चा हो, दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रांसफॉर्मर में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर कितने तरह के होते हैं, स्टेप अप क्या होते हैं, स्टेप डाउन क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर वर्क कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मर जो है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, ठीक है। कैसे कैसे वर्क करता है भाई, इसमें कॉइल कैसे लगाते हैं, किस कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होता है, इसमें एनर्जी लॉस कैसे निकाला जाता है, एनर्जी लॉस कैसे, एनर्जी लॉसेज क्या क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर में ईडी करंट कैसे जनरेट करता है, ये सारी बातें यहाँ पर बात किया गया था, ठीक है। देख लो, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7वां चैप्टर का। अगर मैं 8वां चैप्टर का बात करता हूँ बाबू, तो 8वां चैप्टर में है ना, देख लो डिस्प्लेसमेंट करंट और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यही दो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में यही दो टॉपिक से बार बार क्वेश्चन उठाते हैं। अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स को क्लियर कर लिया तो मेरे हिसाब से तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, है कि नहीं। देख लो विस्थापन धारा और विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण, है ना। देख लो विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट का बात किया गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात किया गया था भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंग के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अब देख लो, ध्यान दो भाई। अब मैं बात करूंगा लाइट का, है ना। चैप्टर 9 का बात कर रहा हूँ, है ना। चैप्टर 9 में हम लोग को पढ़ना था रे ऑप्टिक्स, है ना भाई। आपका जो लाइट है ना रे की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा थ्योरीज पढ़ना था, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट थ्योरीज का बात किया जाए ना, जो बोर्ड में आते हैं, प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ भाई, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या क्या होते हैं, है ना। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ेंगे कितने तरह के होते हैं भाई, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके सुनो, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर कैसे आपके स्टार्स ट्विंकलिंग कैसे करते हैं, है ना, टिमटिमाते कैसे हैं, बस समझिए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल एंगल एंड TIR का बात, देखो ये तो इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमेशा क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एंगल और TIR से। क्रिटिकल एंगल और TIR का मतलब क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक है। लाइट में जब लाइट जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाता है तो क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। डेंसर से जब रेडियर में जाता है तो क्रिटिकल एंगल होता है, तो वो क्रिटिकल एंगल के बारे में बात किया गया है, ठीक है। TIR क्या होता है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे डायमंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, है ना। गोलीय सतह से अपवर्तन क्या होता है भाई, इसके लिए देखो फॉर्मूला भी है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, है ना। देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, है ना। गोलीय सतह से कैसे अपवर्तन होता है उसके लिए एक फार्मूला पढ़ाया जाता है भाई। ये फार्मूला देखो क्वेश्चन में यही आएगा कि इस फार्मूला को साबित करें, प्रूव दैट इतना बराबर इतना, है ना। इस फार्मूला को प्रूव करना है। देख लो, अब देखो इसमें लेंस मेकर फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। देखो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपके लेंस मेकर फार्मूला है। अगर आपने लाइट को पढ़ा है, अगर आपने लाइट को डिस्कशन किया है, अगर आपने लाइट को मतलब कंसेप्चुअली पढ़ा है, ठीक है, तो ये सब थ्योरी आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ये इसको आप कंसेप्ट से पढ़िए, बार बार पढ़िए। देखो ये सब ऐसे थ्योरी है ना जो एक बार पढ़ने से क्लियर नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 बार इसको पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, ठीक है, तब कहीं जाके क्लियर होता है। ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर एक थ्योरी है, प्रूव दैट म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस लेमडा एम बटा 2/sin a/2। देख लो साबित करना है म्यू बराबर साइन ए प्लस लेमडा एम बाई 2/sin a/2। देखो ये प्रिज्म का थ्योरी है ना। प्रिज्म में आपको सुनो, प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन के लिए ना अपवर्तनांक निकाला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। अगर कोई प्रिज्म दिया हुआ है और मिनिमम डेविएशन के लिए हमको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कैसे निकालता है ये फार्मूला देखो कैसे प्रूव करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। जितने भी फार्मूला दिया गया है, जितना भी टॉपिक्स बताया गया है, उस टॉपिक से हटकर क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब, है कि नहीं। इसी को आपको पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है, सारा काम हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। देख लो, अब देख लो
स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बात किया गया भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि आपका सुन लो, आपका आसमान नीला क्यों दिखाई देता है ना। यहाँ पढ़ेंगे कि सूर्योदय या शाम के समय में सन जो है आपका लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। एट सनसेट एंड सनराइज आपका सन लुक्स रेडिश, है कि नहीं। फिर आपका द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, यहीं पे पढ़ना है। देखो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। माइक्रोस्कोप हम यहाँ पढ़ेंगे, इसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी बेहतरीन टॉपिक में आता है। देख लो सूक्ष्मदर्शी में दो तरह का पढ़ना है भाई, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों को डिस्कस करना है, दोनों को एकदम थ्योरली पढ़ना है, ठीक है। दोनों को एकदम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, मतलब तुमसे जितना बन सके इसको बार बार रिपीट कीजिए आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूरबीन के बारे में बात किया गया है भाई, टेलीस्कोप क्या होता है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 9 का कंसेप्ट, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 10 में, आते हैं। देख लो चैप्टर 10 में क्या क्या लिया गया है क्वेश्चन में, देख लो। सबसे पहला है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, है ना। वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे प्रूव करना है। हाइगेन्स, देखो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है हाइगेन्स का, है ना। तो यहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे तरंग सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करना है। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल थ्योरी है। 10 चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। अगर तुमने इसे नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। देख लो, ये नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक पढ़ना बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो, और यहाँ पे देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देख लो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विछिद्र प्रयोग। बाबू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है भाई, है ना। और देखो डिफ्रैक्शन का बात करेंगे, विवर्तन का बात करेंगे यहाँ पे, है ना। डिफ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, डिफ्रैक्शन क्या होते हैं, ये सारे थ्योरी आपको डिस्कस करना है, बार बार रिपीट करना है। और यहाँ पर हम लोग पोलराइजेशन का बात करेंगे, ध्रुवन का बात करेंगे, ठीक है। देखो अगर तुमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया और ये 4 टॉपिक नहीं पढ़ा तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ना बेकार है कि नहीं। वेव ऑप्टिक्स में ये 4 टॉपिक को ही तुम 4 बार पढ़ो, नंबर क्यों नहीं आएगा, है कि नहीं। बोर्ड एग्जाम्स में 100% मार्क्स आएंगे, क्यों नहीं मार्क्स आएंगे, है कि नहीं। अब देख लो, मैं बात करता हूँ बाबू चैप्टर 11 का। चैप्टर 11 में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। पहला का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, सुन लो, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि आइंस्टीन का इक्वेशन क्या होता है ना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, निरोधी विभव क्या होता है ना। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग देहली आवृत्ति क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। मतलब बहुत सारा कंसेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है। ये टॉपिक ऐसा है ना, सुन लो, ये टॉपिक ऐसा है ना, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था, है कि नहीं। तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। देखो पहला ये आपका मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है, सुन लो, मॉडर्न फिजिक्स का ये पहला टॉपिक है। और पहला टॉपिक जो है ना, एकदम दिमाग डुला देगा आपका, ठीक है। कंसेप्चुअली पढ़ना है इसको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ना है, ठीक है ना। अगर बार बार पढ़ोगे तभी कुछ होगा। बार बार मैं देखो एक ही बात को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में ना मेरे बोलने का इंप्रेशन पड़े कि भाई हमको एक बार पढ़ने से कुछ ना होगा, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है कि नहीं। देखो कंसेप्ट कब बनता है, जब हम लोग एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है कि नहीं। देख लो, और यहीं पर हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर, है ना। प्रकाश पदार्थ की तरंग प्रकृति, सुन लो, पदार्थ की तरंग प्रकृति भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। देखो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का बात किया गया, तो इसमें एक टॉपिक नहीं शामिल है, बहुत सारा टॉपिक शामिल है कि नहीं। और ये भी उसमें शामिल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी पढ़ना है भाई। अब देख लो, अगर मैं बात करूँ चैप्टर 12 का, ठीक है, तो चैप्टर 12 में बाबू देखो कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। यहाँ पर हमको सबसे पहले पढ़ना है अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा स्कैटरिंग पढ़ना है। अल्फा स्कैटरिंग क्या होता है, ठीक है। अल्फा प्रकीर्णन क्या है, ध्यान दो। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है भाई, ये चैप्टर 12 में। और बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। अल्फा परमाणु का बोर मॉडल, देख लो, बोर एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना। सॉरी, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, है ना। देख लो, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन परमाणु को लेकर मॉडल, हाइड्रोजन मॉडल दिया था, है कि नहीं। हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया था, तो हमको उसका बात करना है ना। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम रेखा, ये क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको डिस्कस करना है, बार बार पढ़ना है ना, रिपीट करना है, तभी कुछ होगा, ध्यान दो। अब मैं आता हूँ 13 चैप्टर में। 13 चैप्टर क्या कहता है, सुन लो भाई। 13 चैप्टर में देखो 3 टॉपिक को रखा गया, 4 टॉपिक को रखा गया, है कि नहीं। सबसे पहला टॉपिक का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। भाई बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, बंधन ऊर्जा, है कि नहीं।
बंधन ऊर्जा इतना जबरदस्त थ्योरी है भाई, इसको पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर एक थ्योरी नहीं है, बहुत सारे थ्योरी छिपे होते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को एकदम भूलना नहीं है पढ़ने के लिए। अगर आप 12th के बच्चे हो, बाइंडिंग एनर्जी को मत भूलना पढ़ने के लिए, है ना। सीबीएसई के बच्चे और बिहार बोर्ड के बच्चे, टोटल बच्चे बाइंडिंग एनर्जी को फोकस करके पढ़ेंगे, है ना। अब देख लो रेडियो एक्टिविता, भाई ये क्या है, रेडियो एक्टिविता जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मॉडर्न फिजिक्स में, है कि नहीं। यहीं पर हम लोग हाफ लाइफ सीखते हैं निकालने के लिए, है ना, कैसे हाफ लाइफ निकलता है, फुल लाइफ कैसे निकलता है, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग सीखते हैं। और भी बहुत सारी बातें होता है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज का बात करते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा रेज क्या होता है, गामा रेज क्या होता है, सबके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यहीं पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। और गामा रे कितना खतरनाक है कि नहीं, ये सारी बातें यहीं सीखेंगे, है ना, रेडियो एक्टिविटी में। अब देखो फिर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ना बार बार प्रैक्टिस करना है ना। मैथमेटिकल टॉपिक है, मजा भी आता है पढ़ने में। देखो ये परमाणु न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। और ये देखो न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब देखो अभी जो है ना आपको पता है कि सन का जो लाइट होता है ना, वो न्यूक्लियर एनर्जी है कि नहीं। बताइए, सन का लाइट न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, ठीक है। अब देख लो एनर्जी में दो तरह का बात किया जाएगा, फ्यूजन और फिजन का बात किया जाएगा। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। तो सन का जो ऊर्जा है ना वो नाभिकीय संलयन पर बेस्ड होता है। जो हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का बात करते हैं वो नाभिकीय संलयन पर बेस्ड होता है ना, फ्यूजन पर बेस्ड होता है, समझिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है, ठीक है। ये 13 चैप्टर का बात है। अब देख लो 14 चैप्टर का अगर बात किया जाएगा भाई, तो 14 चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लो। इसमें भाई देख लो, इसमें मैंने 4 टॉपिक उठाया है। सबसे पहला का नाम है सेमी कंडक्टर। ये सेमी कंडक्टर का कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, है ना, ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है। आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक क्या होता है, नीज क्या होता है, नैज क्या होता है, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है ना, इसको तो आपको पढ़ना ही है, एकदम बेहतरीन टॉपिक में आता है। सुन लो सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक है कि नहीं। अगर आप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया तो पीएन जंक्शन भी पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। देख लो ये पीएन जंक्शन है, पीएन संधि क्या होता है, ठीक है। अब पीएन का मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव संधि क्या होता है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यहाँ पर हम रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। देखो रेक्टिफायर में हमको दो तरह से, देखो आपको पता है कि रेक्टिफायर होता क्या है भाई। रेक्टिफायर जो है ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब भाई रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का मतलब क्या, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं। दोनों के वर्किंग होता है, दोनों का प्रिंसिपल होता है, दोनों का मतलब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कैसे कैसे बनता है, ये है कि नहीं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो लॉजिक गेट भी यहीं पढ़ना है। सुन लो लॉजिक गेट, आपको सब सारे बच्चे लॉजिक गेट के फैंस होते हैं, दीवाने होते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट क्या होता है सर, नैंड गेट क्या है, एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 3-4 तरह के लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। ये लॉजिक गेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हमको बुलियन अलजेब्रा भी पढ़ना है, बुलियन का बीजगणित, है कि नहीं। तो ये टॉपिक्स को ना तुमको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार रिपीट करना है, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, हर बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बार बार रिपीट कीजिए। बार बार क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कुछ खास वजह है तब ना बोल रहा हूँ भाई। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, बार बार बोलने का मकसद क्या है ना कि भाई जब तुम किसी टॉपिक को 3 बार 4 बार रिपीट करते हो ना तो वो तुम्हारा अपना हो जाता है। तो जब भी तुम चाहोगे ना तो उसको तुम फिर से रिमेंबर कर सकते हो, है कि नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। देख लो अब आते हैं लास्ट चैप्टर में बाबू। लास्ट चैप्टर में 15 चैप्टर है, ये 15वां चैप्टर है ना। फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। लास्ट में देखो कौन कौन क्वेश्चन रखा गया। मॉड्यूलेशन, देख लो मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। सुन लो मॉड्यूलेशन, यहाँ पे हमको 3 तरह के मॉड्यूलेशन पढ़ने हैं, है कि नहीं। तो ये मॉड्यूलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो यहाँ पर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, है ना, संचार। मतलब देखो संचार कैसे कैसे डेवलप किया था, यूरोपीय कंट्री में कैसे कैसे संचार आया था, ठीक है। पहले देखो सबसे पहले जो संचार है ना, पहले कुत्तों से पहुंचाया जाता था, कबूतरों से पहुंचाया जाता था। अगर हमको किसी मैसेज को पहुंचाना है तो उसके लिए कबूतर रखते थे, उसके लिए डॉगी रखते थे, कुत्ता रखते थे, है कि नहीं। उसके बाद संचार धीरे धीरे चेंज किया तो हम लोग फिर रेडियो से पहुंचाने लगे, है कि नहीं, टेलीविजन से पहुंचाने लगे, धीरे धीरे चेंज किया, इंटरनेट से पहुंचाने लगे। मतलब इस तरह से संचार चेंज किया, है कि नहीं। तो उसमें हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, फैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फैक्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, www क्या होता है, ठीक है। ये सारी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बातें हैं ना, शुरू से लेकर अभी तक जो भी कम्युनिकेशन में चेंजिंग आया है उसको हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बाबू ये था हमारा 12th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, जो कि बोर्ड 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपका काम क्या है ना
कि आप बस अक्टूबर से शुरुआत कीजिए अपना, अक्टूबर से, है कि नहीं, अक्टूबर से शुरुआत कीजिए और अक्टूबर से शुरुआत करके 4 महीना में पूरा टॉपिक की तैयारी कर लो। 4 महीना काफ़ी होते हैं। कुछ बच्चा को लगता है कि अब तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चे ऐसा नहीं है, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, है ना। जब से तुम सोच लिया, जब से ठान लिया, तभी से कुछ कर सकते हो, है ना। जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर हम अभी से चाह लेंगे ना 4 महीना में कि हमको टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक क्लियर करना है, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता है ना। देखो खुद से ही, खुद में मेहनत करना है, सेल्फ स्टडी करना है ज़्यादा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भाई तुम दौड़ते रह जाओगे, इधर उधर भागते रह जाओगे। भागना नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करना है, और यही कॉन्फिडेंस तुमको आगे ले जाता है। जब तक खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से तुमको बहुत आगे ले चला जाएगा, है कि नहीं। और ये भाई, ये क्या है भाई, 12th एग्जाम क्या होता है? 12th एग्जाम तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि नहीं। जिंदगी के बड़े बड़े एग्जाम्स भी हम क्रैक कर सकते हैं अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हमें अगर आ जाएगा ना कि हमको ये काम करना है, तो हम करके छोड़ेंगे, है ना। तो 4 महीना आपके लिए काफ़ी है। अक्टूबर से शुरुआत कीजिए, 4 महीना में पूरा टॉपिक्स क्लियर कीजिए और 100% लाइए मार्क्स। बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, है ना। देखो, तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो। कमेंट में बताओ कि भाई क्या अच्छा लगा तुम्हें, ठीक है। अगर कोई टॉपिक्स के बारे में बात करना है तो कमेंट में बात कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सारे बच्चों को थैंक्स।